डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम क्लास 12th में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा। उसमें कुछ हमने रूल्स पढ़े, उसमें कुछ मेथड्स भी हमने किए, जैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में किए, इंटीग्रेशन में पार्ट्स हमने किया, और भी कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हमने किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया। तो स्पेशल इंटीग्रल्स भी कुछ किए जिनकी मदद से हम रैशनल इरेशनल फंक्शंस के यहाँ पर इंटीग्रल्स निकाल सकते थे। तो यहाँ पर नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि हमने अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा, तो आज का टॉपिक हमारा है, हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली है क्या? अभी तक तो हमने पढ़ा है इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो वो पढ़ा है अभी तक। तो डेफिनिट इंटीग्रल है क्या, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तक तो हम बोल रहे थे कि जब हम बोल रहे थे दिस इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास एक फंक्शन होती थी, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो है जी ऑफ एक्स, वो जी ऑफ एक्स था, तब हम बोलते थे इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी is the constant of integration, because there exists infinite number of antiderivatives or integrals of a function and each differ by a constant. तो इस इंटीग्रल को हम बोलते थे यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई चीज हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल किस चीज को हम बोलते हैं? सो अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यहाँ पर एफ है, हमारे पास एक फंक्शन है, देन तब हम बोलेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो जब ए और बी नहीं होते थे तो इंडेफिनिट था। अगर हम बोलेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, so this is known as definite integral. Definite integral. Where इस a को बोलते हैं लोअर लिमिट, एंड b को बोलते हैं हम अपर लिमिट। b को बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो f हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकली ये क्या है, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखेंगे ये डेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली है क्या। जैसे हम ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें बताता था, इट इज डिनोट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकली डेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली है क्या? तो ज्योमेट्रिकली अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बट इट इज फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है ए, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है बी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान है ये। सो ये लाइन जो यहाँ पर होगी एक्स इज इक्वल टू ए है, तो ये है एक्स इज इक्वल टू बी, ये लाइन। सो जो यहाँ पर ये फंक्शन y इक्वल एफ ऑफ एक्स कंटीन्यूअस फंक्शन बाउंड करेगी एरिया किसके दरमियान, बिटवीन x इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, इन ऑर्डिनेट्स के दरमियान एंड x एक्सिस के दरमियान। तो ये एरिया जो होगा, ये एरिया मेरा है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज द डेफिनिट इंटीग्रल। सो ज्योमेट्रिकली एक्चुअली डेफिनिट इंटीग्रल डिनोट्स द एरिया bounded by the curve y is equal to f of x between the lines, between the ordinates x is equal to a, x is equal to b and above x axis and x axis के दरमियान जो एरिया होगा वो यहाँ पर है इंटीग्रल a to b f x dx। सो इस इंटीग्रल को इसलिए बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें डिनोट करता था, इट डिनोट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स। तो यहाँ पर है इट डिनोट्स द एरिया, डेफिनिट इंटीग्रल डिनोट्स द एरिया। तो डेफिनिट इंटीग्रल की मदद से हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है कर्व यहाँ पर बाउंड करेगी एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। तो ये चीज यहाँ पर हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज आता है, अगर आप इसको लिखना भी चाहोगे, लेट f बी है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारे पास f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन इट डोमेन, देन द इंटीग्रल कोर इंटीग्रल a to b f x dx is called the definite integral. ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है। हियर
इस ए को क्या बोलते हैं? ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल जो आपके पास है यहां पर, अगर आप इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअली हमें पहले इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है एफ ऑफ एक्स का। तो सपोज अगर इस इंडेफिनिट इंटीग्रल से स्मॉल एफ ऑफ एक्स का है इंडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देन इट इज वैल्यू इज दिस कैपिटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज अपर लिमिट, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स है लोअर लिमिट। तो ये आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, इसको इन डिटेल में आगे भी हम यहां पर बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल a to b small f x dx is f of b minus f of a, where capital F of x is an antiderivative of small f of x. स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेशन करनी है, उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, फिर इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज value of the antiderivative at upper limit minus value of the antiderivative at lower limit, at lower limit। तो ये मेरे पास है। तो इस चीज को हम बोलते हैं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल। तो ज्योमेट्रिकली क्या दिखाता है ये, वो भी हम आपको बताएंगे। ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली है क्या, वो भी हम यहां पर करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस डेफिनेट इंटीग्रल की। तो मैंने बोला ज्योमेट्रिकली जो डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, से कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो ज्योमेट्रिकली जो इंडेफिनिट इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx में डिनोट करता है, डिनोट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल एफ ऑफ एक्स between the ordinates x is equal to a, x is equal to b and the x axis. Geometrically the definite integral a to b f x dx denotes the area bounded by the curve y is equal to f of x between the ordinates x is equal to a comma x is equal to b and x axis because it is with respect to x here and x axis। तो ये मेरे पास इसकी फिगर है। तो ये एरिया मेरे पास होगा कौन, डेफिनेट इंटीग्रल a to b f x dx। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या सीधे हम इसकी डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे, फिर वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, या इसको दूसरे तरीके से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल हैज लिमिट ऑफ सम, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बाद तो हमारी इसी की बारी आएगी यहाँ पर। तो ये थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम, तो लिमिट ऑफ सम तो आपने यहां पर इसका तो कुछ आइडिया आपको आया होगा। लिमिट ऑफ सम, इट इज लिमिट ऑफ सम ऑफ दीज टर्म्स। तो अगर कुछ टर्म्स होगी उनका सम, फिर उसका लिमिट, तो इसका वैल्यू हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो ये क्या चीज है देख लीजिए, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस एक्स ओ एक्स डैश एंड दिस इज y ओ y डैश।
मैं लूंगा लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसमें? इन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। तो एक इंटरवल में लेंगे हम ए बी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। कैसे आएगा? तो ये ए है, ये है हमारा बी। From A to B it is continuous. There is no break or jump in the graph from A to B. तो ये हमारे पास आएगा। तो यहां पर जो इंटरवल हमारे पास है ए कामा बी, ये मेरे पास एक इंटरवल है। अगर यहां पर इस पॉइंट्स के नाम हम कुछ रखेंगे, ये ए पॉइंट और इसका नाम रखेंगे कुछ बी पॉइंट, हम यहां पर ए पॉइंट्स के नाम हम कुछ रखेंगे। तो यहां पर जो ए है इसका नाम रखेंगे कुछ सपोज एल, चलो इसका नाम रखेंगे कुछ एम। तो ये चीज मेरे पास है। तो आपको पता है हमें निकालना है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स। वो क्या डिनोट करता है? डिनोट द एरिया बाउंड्री। ये एरिया जो है ये मुझे निकालना है, तो वही इसकी डेफिनेशन है, उसी को बोलेंगे डेफिनेट लिमिट ऑफ सम में। मैं इस एरिया को निकालना चाहता हूं। मैं कैसे निकालूंगा? मैं सिंपली, अगर ये ए यहां से यहां तक है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ए कामा एफ ऑफ ए, बिकॉज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास है। जब ये ए होगा एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आएगा। ये बी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहां पर एक्स है, बी कामा एफ ऑफ बी। तो ये मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये। तो मैं एज्यूम करता हूं जो यहां पर लाई करता है ये एरिया, ये एक्स को वाई प्लेन में लाई करता है, यहां पर वो एक्स एक्सिस ये एरिया लाई करता है। ये मैं एज्यूम करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए मैं इस इंटरवल ए टू बी जो मेरा है इंटरवल, इस इंटरवल को मैं ब्रेक करना चाहता हूं। तो इस इंटरवल को मैं यहां पर ब्रेक करना चाहता हूं कुछ पॉइंट से। तो ये मेरा एक पॉइंट आएगा, ये और एक पॉइंट आएगा, ये और एक पॉइंट आएगा, ये और एक पॉइंट आएगा। तो इनके नाम कुछ रखेंगे हम इन पॉइंट्स के जिन पे मैंने इसको ब्रेक किया है। सपोज ये पॉइंट जो पहला यहां पर है ये है P1, ये है P2, ये है P3, ये है P4, सो ऑन डैश। तो यहां पर भी आएगा लास्ट में कोई Pn-1 या Pn, n पॉइंट्स में इसको ब्रेक करूंगा तो ये मेरे पास आएंगे ये पॉइंट्स, सो ऑन। तो ये है मेरा Pn-1, ये है पॉइंट Pn। तो मैंने इस इंटरवल यहां पर जो ए कामा बी है, इस इंटरवल को मैंने ब्रेक किया है इनटू n इक्वल पार्ट्स बाय द पॉइंट्स P1, P2, सो ऑन Pn-1। तो इन पॉइंट्स से मैंने इसको यहां पर ब्रेक किया है, इन पॉइंट्स से यहां से P1, P2, P3। तो ये n इंटरवल्स बन गए। तो अगर यहां पर a की जगह, इस l की जगह l पॉइंट है तो इसका यहां पर P0 नाम पड़ेगा। तो यहां पर Pn तक आएगा, n पॉइंट्स हमारे पास ये। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यहां पर होंगे Q1, इसका होगा Q2, इसका होगा Q3, इसका होगा Q4, इसी तरीके से Qn-1। तो ये आएंगे मेरे पॉइंट्स। तो यहां पर अगर देख सकते हो मैं इन लाइंस को यहां पर ज्वाइन करूंगा ऐसे ऐसे इस शेप में, तो ऐसे मेरे बन जाएंगे ये। तो यहां पर ये जो बनता है ये फिगर जो मैंने यहां पर स्ट्रेट रखा है, ये रेक्टेंगल हमारे पास बनता है। ये रेक्टेंगल बन गया, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन मैंने इनको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसकी लेंथ हम लेंगे h, तो ये भी h, ये भी h, ये भी h, सारी लेंथ है h। तो ये लेंथ भी h हमारे पास है, ये भी h है। तो जो पहले रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो h है यहाँ पर पहले रेक्टेंगल का एरिया, वो आएगा h इनटू, तो इसकी ब्रेड्थ यह है हमारे पास, की ब्रेड्थ ये है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। अगर इस लेफ्ट हैंड पॉइंट पे लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये था a, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है f ऑफ a। तो h इंटू एफ ऑफ ए, ये मेरे पास आएगा एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो ये मेरे पास आएगा। जो दूसरा आएगा वो भी तो यही आएगा, इसकी भी ब्रेड्थ है h, लेकिन लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये है a, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट P1 डिनोट करेगा हमारे पास a प्लस h, P2 डिनोट करेगा a प्लस 2h, P3 डिनोट करेगा a प्लस 3h। तो ये मेरे पास डिनोट करेंगे एरिया। तो Pn-1 क्या करेगा, a प्लस n-1h, ये डिनोट करेगा। तो हमारे पास इसकी ब्रेड्थ आएगी f ऑफ a प्लस h। तो दूसरे रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, फिर चौथे का
h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 3h, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल जो हमारे पास जब लास्ट वाला होगा तो इसका एरिया जो हमारे पास क्या होगा वो आएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये रेक्टेंगल लास्ट वाला, क्योंकि इसका यहाँ का साइड है, जो लेफ्ट साइड है वो है n माइनस 1h, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। सो पहले वाले का ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस 0h, h तो है मल्टीपल। दूसरे वाले का एफ ऑफ ए प्लस 1h तो एक कम। तीसरे वाले का एफ ऑफ ए प्लस 2h, जो nth वाले का एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। दीज आर द एरियाज ऑफ दीज रेक्टेंगुलर पोर्शंस। सो एरिया क्या बनेगा फिर, ये टोटल एरिया यहाँ पर क्या बनेगा, ये एरिया, तो ये बनेगा h ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस h ऑफ एफ ऑफ ए प्लस h प्लस h ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू h। तो ये मेरे पास आएगा इन रेक्टेंगुलर पोर्शंस का एरिया। लेकिन ये मेरे पास टोटल एरिया नहीं आया है, क्योंकि जो रेक्टेंगल इसके साथ, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के साथ ये ट्रायंगुलर पोर्शंस भी है। ये ट्रायंगुलर पोर्शंस तो रह गए, तो ट्रायंगुलर पोर्शंस कैसे इंक्लूड हो जाएंगे वो तो आपको देखना होगा। तो मैं इसको लिमिट दूंगा, ठीक है। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जितने भी ये रेक्टेंगुलर ज्यादा बनेंगे उतनी इसकी ब्रेड्थ कम बनेगी। h टेंड्स टू 0, ये ब्रेड्थ जो है h ये कम हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर हम लेंगे इसका एरिया ऑफ दिस टोटल एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो मेरा होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो आएगा फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये मेरे पास आएगा उस टाइम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x बिटवीन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। तो ये एरिया मेरे पास आएगा, क्योंकि आपको पता है जितना भी यहाँ पर रेक्टेंगल छोटा होगा, जैसे आपका सर्कल है, 100th पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट अगर हम लेंगे वो स्ट्रेट लाइन है। सो इसी तरीके से ये फंक्शन जो यहाँ पर है, इसका जो ग्राफ है, इसका से छोटा हिस्सा आएगा। जितने भी रेक्टेंगल ज्यादा बनेंगे उतना ये आएगा छोटा, तो ये यहाँ पर स्ट्रेट आएगा, इसलिए ये सारा इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0, बिकॉज़ व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0, h बाहर आएगा, तो ये आएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये मेरे फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगी यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। लेकिन अहम चीज यहाँ पर है वो है, ये अहम चीज जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है यहाँ पर, यहाँ से h, फिर है h, फिर है h, तो लास्ट वाला b किसके बराबर आएगा, तो h को n टाइम्स याद करना है, तो b इज इक्वल टू यहाँ पर अगर आप देख सकते हो वो nh इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, b माइनस a के बराबर, क्योंकि b आएगा यहां से यहां तक a है, तो b आएगा a प्लस फिर कितने h, nh, a प्लस nh, तो आएगा nh इज इक्वल टू b माइनस a, where nh इज इक्वल टू b माइनस a। सो यह डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम, या इसको बोलते हैं कॉशीस फार्मूला भी यहाँ पर। तो ये अहम चीज है। तो b जो लास्ट वाला है, यहां से यहां तक p1 तक कितने h है, n टाइम्स h, फिर उसके बाद है a यहां तक, तो टोटल कितना आएगा b, यहां से ऑरिजिन से यहां तक लेंगे a तो है, फिर nh, a प्लस nh को b इक्वल a प्लस nh, सो nh किसके बराबर है, b माइनस a के बराबर। तो ये फार्मूला जो है यहाँ पर, ये आपको याद रखनी है, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम। तो वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, एफ ऑफ a प्लस 2h, सो ऑन एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। ये है सम ऑफ दिस टर्म्स एंड इसका लिमिट है बाहर, तो उसी को बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम। ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा, और n जो होगा वो किसके बराबर है, b माइनस a के बराबर। मैं रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन है y स्क्वायर एफ ऑफ x, कंटिन्यूअस है, a कमा b में कंटिन्यूअस है, इसमें कहीं ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इंटरवल को a कमा b को n पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया, तो हर पार्ट की लेंथ है h। तो इसका मतलब है 0 ऑरिजिन से a तक है a डिस्टेंस, b तक कितनी आएगी, एक तो a है, फिर nh आएगा, सो b इक्वल टू a प्लस nh, nh इक्वल टू b माइनस a। तो ये निकलेगा यहाँ पर।
जितने भी यहाँ पर ये रेक्टेंगल ज्यादा बनेंगे, दैट मीन्स व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टेंड्स टू इन्फिनिटी h विल बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, तो h टेंड्स टू 0। तो एक रेक्टेंगल का रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या होगा, वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ h इनटू f ऑफ a, h इनटू f ऑफ a प्लस h, तो ये आएगा लास्ट में आएगा h इनटू f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। लेकिन इसमें ट्रायंगुलर पोर्शंस रह जाते हैं क्योंकि मैंने लिमिट लगाया n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जितना ये रेक्टेंगल ज्यादा बनेंगे उतना इसका यहाँ पर ये साइड तो स्ट्रेट आएगा, सो इसलिए रेक्टेंगल ही रहेगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसका जब लिमिट लगाएंगे तब ये पर सारा एरिया आएगा, ये ट्रायंगुलर पोर्शन भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम फार्मूला, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं राइट हैंड पॉइंट पे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ इसकी लेंथ है, यहाँ पर ब्रेड्थ है h, तो लेंथ आएगी ये f ऑफ a प्लस h, फिर आएगा लास्ट में f ऑफ a प्लस n h, तो वो भी आएगा यही, वो भी लास्ट में हमारे पास यही आएगा। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि कैसे हम करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। जो लास्ट मैंने ये फार्मूला निकाली है इसको आप यहाँ पर याद रखोगे, ये किसके बराबर होती है, तो ये आपको याद रखना है, हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो इस फार्मूला को हम बोलते हैं कॉशी फार्मूला भी, इसको बोलते हैं कॉशी फार्मूला भी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं इसी पे, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। वहां तो आपको एग्जाम में लिखा होगा, आपको निकालना था, सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल, बट डेफिनेटली एज लिमिट ऑफ सम फार्मूला आपको इस्तेमाल करनी है, डायरेक्टली नहीं करना है। तो आप कैसे करोगे हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल a टू b x dx, इंटीग्रल a टू b x dx, तो ये आपको करना है बट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ये करना है आपको। पहले ही मैंने आपको बोला है कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लगाएंगे यहाँ पर डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन, x का क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन कहां से कहां तक, a से b तक। फिर इसका वैल्यू ऊपर वाले पॉइंट पे तो b स्क्वायर बाय 2 प्लस c, माइनस नीचे वाले पे a स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो आएगा b स्क्वायर बाय 2 प्लस c माइनस a स्क्वायर बाय 2 माइनस c कैंसल्स, तो आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये है इसका रिजल्ट। लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इस्तेमाल किया, जो हमने नहीं किया अभी, तो ये मैंने इसकी एक डेफिनेशन इस्तेमाल की है। अब मैं इसकी डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, वो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर इसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो यही मुझे आंसर भी निकलना चाहिए, यही। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ a टू b x dx, तो ये मेरे पास है यहाँ पर हियर। तो आप बताइए यहाँ पर a क्या है, a तो a ही है, b तो b ही है, तो f ऑफ x किसके बराबर है, ये x के बराबर है, f ऑफ x हमारे पास x के बराबर ही है। तो देयर में कोशिश फार्मूला जो हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, वो क्या है, देन इंटीग्रल a टू b f x dx, पहले वो लिखेंगे फार्मूला, वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इनटू h। तो ये मेरे पास वो फार्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम की। तो इसी में हम लगाएंगे ये, तो हम अपना अपना वैल्यू, तो हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल a टू b x dx, f ऑफ x के बदले है x, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू व्हाट इज f ऑफ a, तो f ऑफ a क्या आएगा, f ऑफ x इज x, f ऑफ a इज a प्लस f ऑफ a प्लस h, वो आएगा a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, वो भी आएगा a प्लस 2h प्लस सो ऑन, प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, वो आएगा a प्लस n माइनस 1 इनटू h, तो ये आएगा बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये मेरे पास गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू, तो इन a's को हम कंबाइन करेंगे और h's को अलग अलग, a प्लस a प्लस a प्लस सो ऑन प्लस a, तो ये मेरे पास आएंगे a, और मेरे पास आएंगे प्लस h प्लस 2h प्लस 3h, फिर आएगा सो ऑन, लास्ट में आएगा n माइनस 1 इनटू h, तो ये आएगा।
तो ये मेरे पास आएगा। अगर हम इसमें और एक कैलकुलेट करेंगे एक चीज, NH किसके बराबर होता है? B माइनस ए। वो आपको पता है NH इज इक्वल टू B माइनस ए। तो ए तो B और ए यही है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स? ये है n टाइम्स, तो यह आएगा n टाइम्स ए, पहली टर्म में भी दूसरी में भी और nth टर्म में भी, प्लस इनका h हम बाहर निकालेंगे, अंदर आएगा 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस n माइनस 1। तो ये आएगा, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू na प्लस h। ये है सम ऑफ n minus 1 terms. What is sum of first n natural numbers? N into n plus 1 divided by 2. Sum of the first n minus 1 natural numbers वो क्या आएगा? n minus 1 plus 1 n divided by 2. तो वो आएगा n into n minus 1 divided by 2. तो ये आएगा, h को अंदर ले जाएंगे तो ये आएगा NH a plus h into h is h square n into n minus 1 divided by 2। तो ये आएगा। तो और एक स्टेप लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 NHA प्लस h है स्क्वायर, तो इसको दो टुकड़े करेंगे, एक है यहां पर बाहर रखेंगे, एक अंदर ले जाएंगे, माइनस h डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज हम करेंगे। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल a to b x dx हमारे पास आएगा। तो NH का वैल्यू डालो, NH के बदले क्या डालेंगे? b माइनस ए इंटू ए प्लस NH फिर b माइनस ए, तो अंदर b माइनस ए माइनस h होल डिवाइड बाय 2। तो ये मेरे पास आएगा, NH के बदले है b माइनस ए। तो इसको खोलेंगे, यहां पर ये आएगा BA। तो इसको अब अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके साथ है लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हम लिमिट देंगे तो क्या आएगा? b माइनस ए इंटू ए प्लस b माइनस ए इंटू b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा। तो इसको क्रॉस करेंगे, ट्वाइस b माइनस ए इंटू ए प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा। तो मुझे निकालना चाहिए v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 निकालना चाहिए। तो मेरा कॉमन कुछ निकलेगा यहाँ पर b माइनस ए, तो अंदर क्या बचेगा? 2a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। तो आएगा b माइनस ए इंटू, तो यहाँ पर 2a माइनस ए, तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा b माइनस ए इंटू b प्लस ए माइनस b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यही रिजल्ट मुझे निकला है। तो रिजल्ट यही आया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब हमने यहाँ पर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस डायरेक्टली उसको वो डेफिनेशन इस्तेमाल किया है, पहले एंटी डेरिवेटिव फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो किया, तो ये निकला। लेकिन जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम किया है तो वो भी वही निकला। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन क्वेश्चन लिखा होगा वहां पर एग्जाम में आपको इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम, तो आपको यही करना है, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम। इसका तो एक यहाँ पर 5 मार्क्स आपको जरूरी है एग्जाम में, तो ये करना है आपको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करूंगा और एक डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम पे, और एक क्वेश्चन करना चाहते हैं हम, i is equal to integral -1 to 1 e power x dx। let i is equal to integral -1 to 1 e power x dx। ये मैं करना चाहता हूं ये क्वेश्चन। पहले आप क्या देखोगे, f of x क्या है वो करेंगे हम। हियर f of x है e power x, a की क्या है -1, b क्या है b है 1, therefore nh क्या निकलेगा, nh है b माइनस ए, b है 1 माइनस -1
दैट इज इक्वल टू 2। तो NH हमारे पास है 2 के बराबर, वो भी हमने निकाला। नाउ तो इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल a टू b f x dx, वो क्या है? इंटीग्रल a टू b f x dx डेफिनेट इंटीग्रल एट लिमिट ऑफ सम, वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये है, तो इसका मतलब आएगा इंटीग्रल -1 to 1 e पावर x dx। तो वह है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू f ऑफ a क्या है? -1, तो आएगा f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस h प्लस f ऑफ -1 प्लस 2h सो ऑन प्लस f ऑफ -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ -1, वो आएगा e रेज़र पावर -1 f ऑफ -1 प्लस h, तो वो क्या आएगा? e रेज़र पावर -1 प्लस h। f ऑफ -1 प्लस 2h, तो आएगा e रेज़ पावर -1 प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस e रेज़ पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये आएगा हमारे पास। इसको हम यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e रेज़ पावर -1, यहाँ है e रेज़ पावर -1 इंटू e रेज़ पावर h, होगा e रेज़ पावर -1 प्लस h। इसको भी e रेज़ पावर -1 इंटू e रेज़ पावर 2h प्लस सो ऑन प्लस e रेज़ पावर -1 इंटू e रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू h। तो ये आएगा, तो कॉमन निकलेगा यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e रेज़ पावर -1 कॉमन, वो बाहर निकलेगा e रेज़ पावर -1 सब में। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस e रेज़ पावर h प्लस e रेज़ पावर 2h सो ऑन प्लस e रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू h। तो ये रहेगा, तो यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e रेज़ पावर -1 प्लस e रेज़ पावर h के बाद लिखेंगे सपोज x, तो e रेज़ पावर 2h आएगा x स्क्वायर सो ऑन प्लस लास्ट में आएगा e रेज़ x पावर n माइनस 1 where e रेज़ पावर h इज इक्वल टू x। तो ये मैंने लिखा, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e रेज़ पावर -1। तो अगर आप देख सकते हो इस प्रोग्रेशन को, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म x by 1 is x, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म x square by x is x। So it is a GP in which first term is equal to 1 and common difference is equal to x। तो what is the sum of the n terms of a GP? ये n terms है क्योंकि दूसरी टर्म में x प्लस x पावर 1 है, तीसरी टर्म में x पावर 2 है एंड यहाँ पर है x पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा फिर 1 को मिला के n टर्म्स टोटल है। तो सम ऑफ n टर्म्स, सम टू n टर्म्स ऑफ GP क्या है? वो a इंटू r इज पावर -1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो ये है मेरे पास सम टू n टर्म्स ऑफ ए GP। तो हमारे पास है r कॉमन a क्या है? a है 1 इंटू r क्या है कॉमन रेशो? वो है x पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बिकॉज s n इज इक्वल टू दिस GP का सम। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e रेज़ पावर -1, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे वापस x का वैल्यू e रेज़ पावर h फिर साथ में n, तो nh -1 डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर h -1। तो ये मेरे पास आया है यहाँ पर। मैं इसको और यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना चाहता हूँ, आपने नोट किया होगा, मैं रब करूंगा ऊपर 1-2 लाइन्स यहाँ पर करेंगे। तो याद रखें NH किसके बराबर है? 2 के बराबर, NH इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास आएगा दिस सिंपलाइज इंटीग्रल -1 to 1 e रेज़ पावर x dx, वो निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, तो h को मैं अंदर लाऊंगा यहाँ पर e रेज़ पावर -1 तो यहाँ रखेंगे, मैं इसको ऐसे रखूंगा e रेज़ पावर nh -1 डिवाइड बाय e पावर h -1 डिवाइडेड बाय h। तो इस h को मैंने डाउन किया यहाँ इसके नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो अपनी जगह आएगा। तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर -1 e रेज़ पावर nh के बदले 2 -1, तो e पावर 2 -1 डिवाइडेड बाय
ई पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, तो सबको लिमिट है, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच जिसके साथ उसको लिमिट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ई रेज़ पावर माइनस वन इज वन बाई ई, और पावर बचेगा ई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। तो आपने पढ़ा है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई पावर एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच वो वन के बराबर है, तो यहाँ क्या आएगा ई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ई डिवाइडेड बाई वन, तो ये मेरा सोल्यूशन आएगा, या ई स्क्वायर बाई ई इज ई माइनस वन बाई ई, तो यहाँ इसका सोल्यूशन आएगा। तो यह है इसका सोल्यूशन बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम। अगर इसको डायरेक्टली करोगे तो देख लीजिए यही निकलेगा, ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स एंटी डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स माइनस वन से वन तक, तो ऊपर पे ई रेज़ पावर माइनस वन माइनस ई रेज़ पावर माइनस वन, तो ई रेज़ पावर वन माइनस वन डिवाइडेड बाई ई रेज़ पावर ई, तो यही आया। लेकिन आपको वहां गिवन होगा, वहां पर आपको क्वेश्चन होगा इवैल्यूएट बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम, तो यही आपको करना है जो मैंने किया है। तो इसमें खास ख्याल है सीक्वेंस से सीरीज पे थोड़ी नजर होनी चाहिए, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन जीपी हो पता होना चाहिए, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी वो पता होना चाहिए, तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, आपको टाइम मिलेगा आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो ये आपने यहाँ पर नोट किया होगा, हम इसको रब करेंगे आप। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, नए यहाँ पर एक डेफिनेशन उर्दू लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया फंक्शन, तो आपको समझ आया होगा डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम, वो तो आपने किया होगा, वो क्या है। तो यहाँ पर एरिया फंक्शन हम करेंगे, एरिया फंक्शन क्या होती है। आपने पढ़ा है कि डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एक्चुअली है क्या, तो यह एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x between x is equal to a, x is equal to b and x axis, तो ये आपने पढ़ा, तो ये है ये कर्व y is equal to f of x, ये है a, ये पॉइंट है b, तो ये है हमारा इंटीग्रल a टू b f x dx, ये है y is equal to f of x। ओके, अगर मेरे पास इस a और b के दरमियान कोई पॉइंट लाई करता है, सपोज यहां पर x, ये पॉइंट करता है लाइक x, तब ये एरिया क्या होगा a से x तक, ये क्या होगा, तो ये एरिया होगा इंटीग्रल a टू x एफ एक्स dx। सो इंटीग्रल a टू x एफ एक्स dx, ये एरिया जो होगा इसको बोलेंगे हम एरिया फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय a ऑफ x, तो बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ x, ये तो फंक्शन ऑफ x आएगा, इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव फिर x पे वैल्यू a पे वैल्यू, तो यहाँ पर एरिया जो निकलेगा ये x में होगा, तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर एरिया फंक्शन, ठीक है। why x is a point that lies between a and b, so it denotes the area bounded by यहाँ पर a से x तक, a से x तक यहाँ है पॉइंट, तो ये एरिया क्या होगा इंटीग्रल a to x एफ एक्स dx, तो ये a फंक्शन ऑफ x है एंड दिस इज नोन एज एरिया फंक्शन, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर एरिया फंक्शन। तो a ऑफ x यहाँ पर ये चीज है। उसी पे करेंगे हम यहां पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है,
तो अगर आपके पास लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी, तो एफ मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी में। लेट ए ऑफ एक्स हमारे पास है, बी द एरिया फंक्शन। ए ऑफ एक्स हमारे पास कौन सी फंक्शन है, ये हमारे पास है एरिया फंक्शन। देन या दैट इज ए ऑफ एक्स हमारे पास आएगा इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये आएगा। देन अगर इस ए ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन हम करेंगे ए डैश एक्स, तो वो क्या आएगा, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल कैंसिल, तो एक्स में आएगा, वो आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। देन इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे वो आएगा एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ही आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। तो ये चीज है, दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये चीज हमारे पास है, एरिया फंक्शन, इसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट अगर करेंगे, डिफरेंशियल इंटीग्रल विल कैंसिल, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स रहेगी, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो इन चीजों की हमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी। तो इसी के हमारे पास है सेकंड, जो मैं बोल रहा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो क्या है, यही, अगर हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन एफ है, लेट एफ बी है कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी में यहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। आल्सो सपोज स्मॉल एफ का कैपिटल एफ एंटी डेरिवेटिव है, बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ का, कैपिटल एफ है स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव। देन इंटीग्रल ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, वो क्या है, वो है इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ, बी पे ऊपर वाले पॉइंट पे वैल्यू, लोअर लिमिट पे वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी। तो शॉर्ट में ये क्या है एक्चुअली, ये है इसका एंटी डेरिवेटिव, वो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, फिर ए से बी तक, तो आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी। तो ये हमारे पास है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वो है स्मॉल एफ का कैपिटल एफ, ए से बी तक, तो आएगा कैपिटल एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस वैल्यू है फंक्शन है लोअर लिमिट। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल, जब हम खोलते हैं तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर आपको है इसका स्टेटमेंट, ये आपको याद रखेंगे यहाँ पर, ये एक्चुअली है क्या, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इसमें एक अहम चीज़ है, नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड हियर। क्यों, तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, अगर यहाँ पर कैपिटल एफ है इसका एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है बराबर कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये है एंटी डेरिवेटिव ए टू बी। तो अब ऊपर वाले पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस नीचे वाले पॉइंट पे एफ ऑफ ए प्लस सी, तो ये आएगा एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, सी एंड सी विल कैंसिल, तो ये आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बिकॉज इट इज एरिया, ये एरिया डिनोट करता है, सो इसलिए नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड हियर इन डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनफिनिट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत अहम चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन इस पे हम करेंगे उस डेफिनेट इंटीग्रल पे। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।